Hello students, in the biomolecule topics we studied the formation optical isomerism in glucose, and after that we studied the ring structure of glucose, Hayward formula, and reducing nature of glucose also we studied. So now we'll study the disaccharides. Now disaccharides means the disaccharides gives rise to two units of some same और different monosaccharides जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो यूनिट के मोनोसैकेराइड्स देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड्स कहते हैं. दो या फिर सेम और अलग होते हैं वो. सो दिस हाइड्रोलिसिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स और स्पेसिफिक एंजाइम. तो वो दो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर लिंक टुगेदर बाय एन ईथर ऑक्साइड लिंकेज. तो वो दोनों हाइड्रोलिसिस होने के बाद लिंक हो जाते हैं ऑक्सीजन से, तो उसे ईथर ग्रुप ईथर ऑक्साइड कहते हैं, ईथर ऑक्साइड लिंकेज. एंड दैट टर्म इज यूज्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं उसे. See, disaccharides gives rise to two same or different monosaccharides on hydrolysis. That monosaccharides are linked together by ether oxide linkage, and that compounds are called as glycosidic linkage. In carbohydrate chemistry, see, the glycosidic linkage is formed by removal of a water molecule by reaction of two hydroxy group. तो वो कैसे बनता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने से दो ग्रुप अटैच होते हैं. देखो यहाँ पे दिया है हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट. वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्साइड ग्रुप दो मोनोसैकेराइड से रिमूव करते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट मस्ट यूज इन इट्स एनोरोमिक हाइड्रोक्सी ग्रुप in the formation of glycosidic linkage. See, three most common disaccharides are there, that is sucrose, maltose and lactose. तो देखो सुक्रोज है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11. इस 66.5 डिग्री में रोटेट होता है. इसका देखो अभी सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होने के बाद it is giving, see, on hydrolysis with dilute acid or an enzyme called invertase sucrose, which gives equimolar mixture of D-glucose and D-fructose. देखो इक्विमोलर मिक्सचर है ये, D प्लस ग्लूकोज D माइनस फ्रुक्टोज. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है ये सुक्रोज. ऑन हाइड्रोलिसिस इट इज गिविंग mixture of equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. Since the levorotatory of fructose is minus 92.4 degree is larger than the dextrorotation of glucose. डेक्स्ट्रोरोटेशन ग्लूकोज का कितना है 52 है, लेकिन लीवोरोटेटरी ऑफ फ्रुक्टोज इज माइनस 94, तो ये ज़्यादा है. सो हेंस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज. तो ये इन्वर्जन मिलता है. एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर. ये शुगर भी इन्वर्ट शुगर कहते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज कंटेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज. देखो कार्बन 1 ऑफ, देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये ईस्टर लिंकेज फॉर्म करते हैं. एंड ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल गिव ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. यहाँ पे देखो दिस वन कार्बन 1 अल्फा ऑफ कार्बन 1 इट इज़ लिंक्ड विथ अल्फा बीटा ऑफ कार्बन 2 ऑफ फ्रुक्टोज. देखो ये फ्रुक्टोज से ऐसे लिंक होते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन से लिंक होते हैं, तो ये ईस्टर ऑक्साइड के इसमें फॉर्म होता है. देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका कार्बन 1
और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2. So both are linked together by oxygen. So it is shown in the diagram. Since the potential aldehyde and ketone groups of both the monosaccharides units are involved in the formation of glycosidic bond, the sucrose is non-reducing sugar. तो ये reduce नहीं होता, इसलिए इसे non-reducing sugar कहते हैं. And second type is maltose. maltose का देखो molecular formula carbon 12 O22 O11 is the disaccharide made up of 2 units of D-glucose. 2 यूनिट डी ग्लूकोज के होते हैं इसमें. So the glycosidic bond in maltose is formed between carbon 1 of glucose ring and carbon 4 of other. पहले सुक्रोज में कार्बन 1 ऑफ फर्स्ट एंड कार्बन 2 ऑफ सेकेंड ऐसे था, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 4 यूटिलाइज होते हैं. सो द ग्लूकोज रिंग which uses its hydroxy group of carbon 1 is alpha glycopyranose. Hence the linkage is called alpha 1,4 glycosidic linkage. तो इसको इस लिंकेज को कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. देखो, द हेमीएसिटाइल ग्रुप at carbon 1 of the second ring is not involved in glycosidic linkage. देखो, हेमीएसिटाइल ग्रुप ऑफ एट कार्बन 1 ऑफ द सेकेंड रिंग इज नॉट इन्वॉल्व. दूसरे रिंग का कार्बन 1 है. यहाँ पे भी देखो लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और दूसरा यहाँ पे जो है वो भी ग्लूकोज ही है. तो कार्बन 1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज. सो इट इज़ फॉर्मिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो कौन से इस पे बना रहा है ये आपको दिखाना है, कार्बन 1 and carbon 4, and because of this it is reducing sugar. So maltose gives glucose on hydrolysis with dilute acids or enzyme. The maltose, see the figure shows the Haworth formula of maltose. ये है इसका Haworth formula of maltose, and this is a reducing sugar. लेकिन सुक्रोज कैसे है, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो लैक्टोज है. देखो, लैक्टोज इज C12H22O11. इनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम भी रहेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल अलग है. दिस इट इज़ अ डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट इन मिल्क. तो लैक्टोज कहाँ पे प्रेजेंट है, रहता है द मिल्क in which we are drinking the milk, no, in that lactose is there. It is formed from 2 monosaccharides unit. कौन से यूनिट से बना है ये, डी ग्लाइकोटोज एंड डी ग्लूकोज. गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज से ये बना है. देखो, डी बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों से ये लैक्टोज बना है. The glycosidic linkage is formed between carbon 1 of beta D galactose and C4 of glucose. तो यहाँ पे भी कार्बन 1 और कार्बन 4 ऑफ सेकेंड, ऐसे ये लिंकेज बनता है. तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन 1 ऑफ बीटा डी galactose and कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज. Therefore the linkage is lactose is called beta 1,4 glycosidic linkage. The hemiacetyl group at carbon 1 of the glucose unit is not involved in the glycosidic linkage, but it is free. Hence lactose is reducing sugar. अगर कार्बन 1 यूटिलाइज नहीं होता है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है. सो फिगर 14.10 shows Haworth formula of lactose. देखो, ये ऊपर डायग्राम है कि एक है बीटा डी गैलेक्टोज
कि जिसका कार्बन 1 यूटिलाइज हो रहा है और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 यूटिलाइज हो रहा है लिंकेज में, एंड कार्बन 1 इज़ फ्री ओवर हियर, दैट्स वाई इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तीनों के आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, आप नोट डाउन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये लिंकेज का जो स्ट्रक्चर है आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। तो आपको ये तीनों के सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करो। एंड आफ्टर दिस पॉलीसैकेराइड्स इज ओमिटेड। आफ्टर दिस वी हैव प्रोटीन्स, ये स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन ये भी ओमिटेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यू आर नोइंग कि जैसे प्रोटीन्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल्स ऑफ एनिमल बॉडीज। प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ enzyme play prime role in all the physiological reactions. The name protein is derived from Greek word that is proteos, which means primary or prime importance, बहुत ही essential part जैसे कहते हैं वो है proteins. So nutritional source of proteins are milk, pulses, nuts, फिश, मीट एक्सेट्रा। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, पल्सेस, नट, फिश, मीट, या इससे हमें प्रोटीन मिलता है। केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड। प्रोटीन्स में क्या है? पॉलीअमाइड है, वो अमाइड ग्रुप है इसमें, पॉलीअमाइड, विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स यूनिट कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स। ये पॉलीमर है कि जिनके मोनोमर कौन है? अल्फा अमीनो एसिड्स। पॉलीमर मीन्स उसकी जिसमें बहुत सारे लॉन्ग चेन होती है और वहाँ पे मोनोमर्स के यूनिट्स रिपीट होते हैं। और मोनोमर मतलब इट इज़ द बेसिक रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीमर। जिनसे पॉलीमर बना है वो मोनोमर छोटे यूनिट्स में रहते हैं। सो वो मोनोमर जो है वो अल्फा अमीनो एसिड्स है। So 14.3.1 it is alpha amino acids. Proteins on complete hydrolysis give rise to mixture of alpha amino acids. देखो प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अगर प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस हो गया तो वो क्या देते हैं? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अल्फा अमीनो एसिड्स देते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अमाइनो ग्रुप। तो अमीनो एसिड मीन्स व्हाट? इट इज़ अ डाईफंक्शनल कंपाउंड कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइन भी है, इसीलिए उसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। एंड दिस ग्रुप इज बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन दैट इज द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अल्फा कार्बन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके बाजू में नेक्स्ट में जो कार्बन है उसे अल्फ़ा कहते हैं। कभी भी देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप रहता है, उसके बाजू में जो है वो अल्फ़ा कार्बन आइटम या फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम रहता है। जैसे हमने कैनिज़रोज रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमने ये स्टडी किया है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है 14.4 में, 14.14 में देखो, अल्फा कार्बन इन ऑल द अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज़ अ कायरल। कायरल मतलब कि वो कार्बन आइटम जो है वो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है, उसे कायरल कार्बन आइटम कहते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द अल्फा कार्बन इन अल्फा अमीनो एसिड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स हैज़ L कॉन्फ़िगरेशन। देखो अल्फ़ा अमीनो एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस होता है उसके बाद हमें L कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। L मतलब लियो रोटेटरी। सो L तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है, अल्फ़ा कार्बन एटम,
COOH ग्रुप के बाजू में जो कार्बन एटम है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. इट इज़ अटैच टू NH2 और R. तो देखो हैवर्थ फॉर्मूला में लिखते हैं COH ऊपर एक साइड में H है और एक साइड में NH2 है और एक R है, तो इसे L अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं. नेक्स्ट इज ग्लाइसिन का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन अकायरल है, कायरल नहीं है, अकायरल है. ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसीलिए अकायरल है. ये एक ही कायरल नहीं है, बाकी सारे अमीनो एसिड जो है वो कायरल कार्बन एटम है. ओके, the symbol R in the structure of alpha amino acids represent side chain and may contain additional functional group. तो R में दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर वो साइड चेन हो सकता है, कंटिन्यू और लंबा हो सकता है. इफ़ R contains a carboxylic group, the amino acid is acidic amino acid. अगर R की जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएंगे, एक तो पहले से ही है और दूसरा हो जाएगा, इसीलिए वो एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाएगा. इफ़ R कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप दैट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. अमाइनो मतलब NH2 NH या फिर N, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्रुप, देन इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड्स. The other amino acids having neutral or no functional groups in R are called neutral amino acids. अगर R की जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो उसे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहा जाएगा. देखो एसिडिक कब कहा जाएगा? When R is replaced with COOH, and when it is called as basic when it is bonded with primary, secondary or tertiary amino group, then it is called as basic amino group. And when R is having no functional group, then it is called as neutral amino acids. देखो अल्फा अमीनो एसिड्स have travel names are generally represented by 3-letter symbol or sometimes 1-letter symbol. Table 14.1 lists the 20 alpha amino acids often referred to as a simply amino acids commonly found in protein with their symbols and their types as neutral, acidic, basic. 10 alpha amino acids from this list cannot be synthesized in the human body and have to be obtained through the diet. These are called essential amino acids and are marked with asterisk इन द टेबल. एस्ट्रिक मतलब वो सिंबल है स्टार के जैसा, वो सिंबल वहाँ पे मेंशन किया है कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो हमें वो बाहर से इस डेली डाइट में खाने पड़ते हैं. सो इन टेबल 14.1 इट इज़ अ नेचुरल अमीनो एसिड्स. देखो LRCH NH2 COH ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और एस्ट्रिक जो लिखा है उसे इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं. ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे 20 अल्फा एमिनो एसिड्स है. ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, इनके सारे के एक के स्ट्रक्चर है. H है कि जहाँ पे देखो नाउ ओवर हियर दे हैव मेंशन ओनली R. See above in the it is written with the red letter no dash R CH NH2 COOH. तो R जो लिखा है R की जगह पे ये वैल्यूज़ आती है. अगर R की जगह पे आप H रखते हो तो ये होता है ग्लाइसिन. तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? HCH मतलब CH2 NH2 COOH. तो ये हो गया ग्लाइसिन. तो 3 लेटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? GLY. इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ GLY और 1 लेटर सिंबल G. नेक्स्ट इज एनेलिन. एलिनिन मतलब CH3 आता है R की जगह पे. CH3 CH NH2 COH. तो ये हो गया एनेलिन. इसका
सिंबल आता है ALA और 1 लेटर सिंबल कैपिटल A। ओके, नेक्स्ट इज वेनिलिन। वेनिलिन में देखो 2 मिथाइल ग्रुप है और एक CH है, एंड देन इट इज़ बॉन्डेड विथ CH NH2COH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो R लिखा है ना, R की जगह पे ये वैल्यूज़ है, तो इसको कंप्लीट फार्मूला लिख के इनके नाम्स लिखने हैं। तो आप इतना करो, तो जैसे ये क्या होगा, R की जगह पे H लिखोगे तो ग्लाइसिन होगा, ऊपर का फार्मूला कंटिन्यू करना है। तो आपको इतने सारे की याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत के जो 2-3 है वो भी आप याद रखोगे तो भी ठीक बहुत है, लेकिन यहाँ पे 20 लिस्टेड दिया है। लास्ट में देखो हिस्टैडिन है। हिस्टैडिन में यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कि जो हमें यहाँ पे लिखना है, और 19 में भी है, वो भी इतना लंबा स्ट्रक्चर है। सो this you will write down, instead of R you will write this CH and CH3 methyl, 2 methyl group CH, and then continue the formula. Alpha amino acids are high melting and water soluble crystalline solids, unlike simple amines and carboxylic acids. These properties are due to peculiar structures called Zwitter ion structure. Alpha amino acids and alpha amino acids molecule contain both acidic carboxylic group as well as basic amino groups. Proton transfer from acidic group to basic group of amino acids of forms of salt, which is a dipolar ion called Zwitter ion. देखो अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे है, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अनलाइक सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जैसे ही वो है। और देखो इनकी और एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसे उनको ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन मतलब क्या कि एक ही कंपाउंड में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, जैसे एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप, दोनों भी उसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। जैसे हमने ज्विटर आयन बनाते हैं कि जिसमें, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट एक्ट एज अ डाइपोलर आयन। देखो यहाँ पे दिया है लोन पेयर कैन बॉन्डेड टू प्रोटीन, यहाँ पे लोन पेयर है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, सो नाइट्रोजन विल एक्वायर प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, सो इट इज़ अ ज्विटर आयन, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो 3 फॉर्म्स ऑफ एनिलीन। एनिलीन का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ABC। Zwitter ion of aniline, no net charge, pH is equal to 6, pH less than or greater, pH is less than 2, pH is greater than 10। एनिलीन के 3 स्ट्रक्चर दिए हैं यहाँ पे। Okay, so amino acids can exist in different forms depending upon the pH of aqueous solution in which it is dissolved। तो इनके 3 फॉर्म्स है कि जिसके ऊपर पीएच के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। कंसीडर फॉर एग्जांपल ज्विटर आयन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन के 3 एग्जांपल्स हैं। सो यू विल राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर की जगह पे वो स्ट्रक्चर्स लिख के आपको ये IUPAC का नाम याद रखना है। और देखो 4 तक आप याद रखो, ओके। And we will learn the definitions of amino acids.